हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग जेकेपीएससी जेकेएस प्रीलिम्स 2024 के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो सिलेबस एंड पैटर्न यूपीएससी एंड जेकेपीएससी का दोनों का क्या है, सेम। एंड जेकेपीएससी हर साल यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करती है। तो हम देखते हैं कि इस साल यूपीएससी ने कौन सा पैटर्न फॉलो करने की ट्राई करी है। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं बताऊंगी, साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि बाकी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं और क्यों वो बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, उनमें क्या गलती है। ठीक है, सो एक बार जेकेएस प्रीलिम्स देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैंने जेकेएस के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी चैनल जूकेन एस्पिरेंट्स पे आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2021, 2022, 2023 तीनों ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे प्रीलिम्स के। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके भी वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, हमें 2 स्टेटमेंट दी है और हमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट in respect of the above statements. First statement, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कौन सी होती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होती हैं। ये हमारी अर्थ, ठीक है, और ये है सन। जो सन से रेस आ रही होती हैं उनको बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। और अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वेरियस गैसेस होती हैं। तो देन अर्थ से रेस रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, इधर क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो इन रेस को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस क्रस्ट एंड ट्रफ, इनकी जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। ये होती है शॉर्टर वेवलेंथ। और जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। ये है लॉन्गर वेवलेंथ, ये है शॉर्टर वेवलेंथ। तो बोल रहे हैं जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं ये सिर्फ अर्थ को हीट करती हैं ओनली 14%, ठीक है। एंड जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं ये वाली ये करती हैं 34%। तो ये बोल रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर हीट होता है मोर बाय इनकमिंग से तो 14 होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। देन सेकंड स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी, ये वाली रेडिएशन। तो इनको कौन ऑब्जॉर्व करता है, जो एटमॉस्फेयर में क्या कौन कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्या हमारी राइट स्टेटमेंट। तो इट्स आंसर इज डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या है, लेयर्स। फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। एंड दिस लैटिट्यूड इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल। सो स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि थिकनेस होती है जो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस है वो इक्वेटर पे क्या है, मच ग्रेटर। इधर ट्रोपोस्फियर की थिकनेस ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू पोल्स। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्यों है, रीजन क्या है इसका कि इक्वेटर पे क्या होता है कि हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। यस, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, डायरेक्ट सन्स की रेंज पड़ती है, उसकी वजह से जो हीट एटमॉस्फेयर हीटअप होता है और एयर बहुत दूर ऊपर तक एटमॉस्फेयर तक क्या कर जाती है, राइज। सो उसकी वजह से कन्वेंशनल करंट्स, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड ट्रोपोस्फियर की हाइट है एट इक्वेटर इंक्रीज होती है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इस आंसर इज बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 explains statement 1. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग। ये हमें 4 दिए हैं। देन हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। आपको पता है कि हमारे अर्थ से क्या होते हैं, वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। बोल रहे हैं जब वोल्केनोस इरप्ट होते हैं तो उस टाइम क्या क्या इनमें से प्रोडक्ट्स
निकलते हैं उनमें से। तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी निकलती हैं, ऐश भी निकलती है, डस्ट भी निकलती है, देन सल्फर कंपाउंड्स भी निकलते हैं एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे थोड़ा डाउट था बच्चों को, लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी निकलते हैं। सो ऑल फोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। सबसे पहले तो आपको इसको सर्कल जरूर करना है पेपर में कि करेक्ट है और इनकरेक्ट है। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। करेक्ट इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप। आइसोथर्मल मैप्स कौन से होते हैं? आइसोथर्मल मीन्स वो वाली लाइन्स जिन लाइन्स पे टेम्परेचर क्या होता है सेम, इन दी मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ में पूछ रहे हैं। तो देन फर्स्ट द आइसोथर्म्स, ये जो जितनी लाइन्स है ये क्या है? आइसोथर्म्स है इन दी मंथ जनवरी। दी आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, ठीक है, एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। सबसे पहले ये जो है ये पोर्शन क्या है आपका? कॉन्टिनेंट, और ये पोर्शन आपका क्या है? ओशन वाला। तो देखो ओशन में क्या हो रहा है? नॉर्थ की तरफ डेविएट हो रही है, तो सी बोल रहे हैं ओशन में नॉर्थ की तरफ डेविएट एंड कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ। तो जैसे ही हम कॉन्टिनेंट में पहुंचते हैं, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है, जैसे कॉन्टिनेंट में पहुंचे ये क्या होगी? साउथ की तरफ डेविएट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही राइट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहले तो ये गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? कोल्ड ओशन करंट्स नहीं होती हैं, वार्म ओशन करंट्स होती हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक, ये क्या है? दोनों की दोनों वार्म ओशन करंट्स। मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर, कोल्डर नहीं बनाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को क्या बनाते हैं? हॉट, ठीक है। तभी तो इंग्लैंड और यूके इनका क्या है? थोड़ा वेदर क्या होता है? हॉट होता है। अदरवाइज अगर ये ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ओशन करंट्स हॉट नहीं होती और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नहीं जा रही, ट्रेवल कर रही होती, तो इनका वेदर क्या होता है? बहुत हार्श कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। तो फोर्थ का आंसर है ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो जितनी भी ये वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स हैं इनको एक बार जरूर रीड करके जाइए, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। तो कोकोआ प्रोड्यूसर की जो लार्जेस्ट 2 कंट्रीज हैं वो है घाना एंड कोटो डी एवोरी, ठीक है। तो इस राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज को ही क्या बोलते हैं? इलाहाबाद, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक क्या सीक्वेंस में जो इसकी गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं। सबसे पहले ये देखिए गोमती, सबसे पहले आगे गोमती, देन घाघरा, देन गंडक एंड कोसी। तो वी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि हमें इंडिया का रिवर सिस्टम और लेक्स जितनी भी हैं उनको अच्छे से रीड करके जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आया ही होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7th, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वीदरिंग ऑफ रॉक्स। अर्थ में क्या होती हैं? रॉक्स होती हैं ना क्रस्ट में, ठीक है। तो रॉक्स के वीदरिंग का वन रीजन क्या है? रेनफॉल, यस। देन रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, यस, ठीक है। इसमें हम देखने वाले होते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यस, रेन वाटर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो होगी प्रेजेंट। सो इट्स राइट आंसर क्या है कि रेनफॉल, वीदरिंग ऑफ रॉक का वन ऑफ द रीजन है रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है। सो इस आंसर इज ए। बोथ स्टेटमेंट 2nd एंड स्टेटमेंट 3rd आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। देन कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हमें 4 कंट्रीज दी हैं और हमें पूछा है कि कौन कौन सी कंट्री नॉर्थ सी से बॉर्डर टच करती है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी से यूके है, यहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन के आगे फिनलैंड है, लेकिन फिनलैंड नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर टच नहीं करते, तो फिनलैंड को हम निकाल देते हैं। और फिनलैंड के साथ में रशिया भी नहीं है, तो 2 and 3 ओनली 2, सिर्फ 2 कंट्री से आपकी किसके साथ बॉर्डर टच करती है? नॉर्थ सी के साथ। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है, प्रीलिम्स में। इसकी आप इधर से ट्रिक भी देख सकते हैं। नॉर्थ
एंड बैग आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये रीड कर लेना कौन कौन सी कंट्रीज नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर टच करती हैं, कितनी है, ये है 8 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंफॉर्मेशन दी है और हमें रोज इंफॉर्मेशन हमें पूछा है कि कौन सी करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, फर्स्ट धुरंधार, हाँ वाटरफॉल ये नर्मदा रिवर पर ही है, लेकिन मालवा प्लेटू में नहीं फॉल करता, क्योंकि मालवा प्लेटू थोड़ा राजस्थान वाली साइड है और धुआंधार वाटरफॉल इसके नीचे है, तो ये हमारा हो गया गलत। ठीक है, ये मुझे पता है किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, देन हुंद्रू छोटा नागपुर प्लेटू में ही है और सुवर्ण रेखा रिवर पर ही है, देन राइट। देन घरसोपा वेस्टर्न घाट में ही है, लेकिन नेत्रावती रिवर पर नहीं है, ये है श्रावती रिवर। ठीक है, इन कर्नाटका। ठीक है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। 9th, इसका सिर्फ एक ही करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है, वो है सेकंड, तो आवर ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आपको इंडियन ज्योग्राफी आपके पूरे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे लेक्स हो, चाहे प्लेट्यूज हो, चाहे वाटरफॉल्स हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें क्या क्या दिया है कि रीजन दिए हैं, माउंटेन रेंज दी है एंड टाइप ऑफ माउंटेन दिया है कि ब्लॉक माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, तो आप ये देख लेना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन्स। देन सबसे पहले दी है वोस्कस माउंटेन्स, ये माउंटेन्स सेंट्रल एशिया में नहीं है, कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक है, कहाँ है, फ्रांस। एंड ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ठीक है, फोल्ड वो माउंटेन्स होते हैं जब टू कॉन्टिनेंट्स क्या कर रही होती है, कन्वर्ज होके एक माउंटेन्स बन रही है, एक ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इससे क्या एक बनता है, माउंटेन। एंड ब्लॉक माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जब आपका एक इधर से एक पार्ट क्या हो जाए, नीचे चला जाए और ये क्या बन जाए, माउंटेन्स। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स। सो फर्स्ट हमारा हो गया रॉन्ग। देन सेकंड, आल्प माउंटेन्स ये यूरोप में ही है, लेकिन ये कौन से माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जंग फोल्ड माउंटेन्स अभी अभी बने हैं रिसेंटली। ठीक है, देन नॉर्थ अमेरिका अप्लांचियंस कहाँ पे है, अप्लांचियंस कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ठीक, देन ये फोल्ड माउंटेन्स ही हमारा थर्ड और फोर्थ क्या हो गया, राइट। एंड सेकंड हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं फोल्ड माउंटेन्स है। तो हमारे कितनी पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, ओनली 2 इज द राइट आंसर। सो वर्ल्ड के जितने भी माउंटेन्स हैं इनको आप एक बार चेक देख लेना, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी माउंटेन हाईएस्ट पीक है, कौन सी टाइप है, फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, इसको अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ना भी चाहो तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इन्होंने बोला है कि रिसेंट पास्ट में विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऐसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, हमें एयरपोर्ट दिए हैं और बोला है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, इनमें से ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करे जाते हैं। ठीक है, जैसे इधर कोई हमें स्कूल की बिल्डिंग बनानी है तो स्टार्टिंग से उसकी बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इधर कोई भी स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि इधर कोई एक जगह है, प्लेस, इधर पहले से एक स्कूल एग्जिस्ट करता था, लेकिन अभी इसको हमने क्या करना है, रेनोवेट करना है। ठीक है, दोबारा से उस प्रोजेक्ट को हमने रेनोवेट करना है, तो उन प्रोजेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो इसमें जो फर्स्ट 2 एयरपोर्ट्स हैं ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको 2003 में बनाया गया था, अभी इसको रिसेंटली क्या करा जाता है, रेनोवेट। तो ये क्या हमारा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर्स मीन्स H2O वाटर, हमारा सिंपल वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जब ये वेपर फॉर्म में होता है ना वाटर, तो उसको हम वाटर वेपर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट ये गैस, राइट, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, अर्थ से जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे वैसे वैसे वाटर वेपर्स की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर में है वो ज़्यादा होगी, देन स्ट्रेटोस्फेयर में कम होगी। तो ये क्या हमारा राइट स्टेटमेंट। देन सेकंड, इस परसेंटेज ये मैक्सिमम एट द पोल्स,
नो, इक्वेटर पे वाटर पेपर्स ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, और पोल्स में क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं पोल्स में मैक्सिमम होते हैं, तो दिस इज अवर रॉन्ग स्टेटमेंट। 12th का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पूछा है कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इसमें लो होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो वो तो कोस्टल एरियाज में ही होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता चलेगा कि कोस्ट एरिया की बात हो रही है। ठीक है, देन प्रेसिपिटेशन, जो रेनफॉल होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल एरियाज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेसिपिटेशन वो 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, ये नहीं, इक्वेटर में तो हमें पता है कि 250 से अबव होती है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट पहले ही गलत। ठीक है, चाइना टाइप तो हो नहीं सकता कि इतनी भी बारिश नहीं होती है इधर। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी नहीं है, इसका कौन सा मैंने बोला था ना, कोस्टल एरियाज, तो इसका आंसर क्या है, मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, क्योंकि हमें फर्स्ट से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स, कौन कौन से लैटिट्यूड हम होते हैं हमारे पास, ये आर्कटिक सर्कल, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, कितनी कितनी डिग्री पे होते हैं ये भी देख लेना। ठीक है, बोल रही है कि सनलाइट मोर देन 12 आवर तक होती है 21 जून, ये 21 जून को बोला है मैंने, ये है आपके पास डे वाला और ये है नाइट। तो देखो, पोलर डे आर्कटिक सर्कल में तो मोर देन 24 आवर्स ही रहती है। ठीक है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी क्या आधे से ज़्यादा है ना। ठीक है, तो 12 आवर से ज़्यादा है, लेकिन इक्वेटर भी नहीं है, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो नहीं है, देख लो आधे से ज़्यादा तो अंधेरा है, एंड इक्वेटर पे तो हम बराबर बराबर बोल सकते हैं, उन्होंने बोला मोर देन 12 आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, 2 and 4, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हमें कोरोलियस फोर्स के बारे में पूछी है स्टेटमेंट्स, और हमें बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है इनमें से करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कोरोलियस फोर्स क्या होती है, जो कि हमारे साइक्लोन्स को क्या करती है, रोटेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और कोरोलियस फोर्स ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पे। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, तो सेकंड हमारे है पास है राइट। ठीक है, एंड इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन दी विंड वेलोसिटी। देखिए, कोरोलियस फोर्स जो होती है ना, जो फिजिक्स में इसका फार्मूला वो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। ठीक है, एंड थीटा अगर हमारे पास पोल पे थीटा कितना होता है 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री भरेंगे इसमें साइन 90 कितना होता है 1, तो देख लीजिए पोल पे 90 डिग्री, पोल पे साइन थीटा 1, इसका मतलब फोर्स पे क्या होगी मैक्सिमम, और इक्वेटर पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, देन तो इस पे क्या होती है, कोरोलियस फोर्स क्या होती है, फोर्स हो जाती है 0, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट। तो 14 का राइट आंसर क्या है सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, पीट क्या होता है, जब वुड कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीटलैंड कौन सी है, विच होल्ड अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन emissions from the fossil fuels and possible destruction of which can extract detrimental effect on the global climate। तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉन्गो बेसिन। अभी हमारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जियोग्राफी के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन में पूछ रहे कि PFAS, जिसका की फुल फॉर्म क्या है, पर फ्लोरो अल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं PFAS का। इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स दी हैं 3, और हमें पूछा कि कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है, फूड पैकेजिंग मटेरियल, तो ये है हमारा राइट आंसर। देन नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, देन कैन लीड टू बायो अकमुलेशन इन एनिमल बॉडीज, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इसकी राइट है, इसका आंसर है D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें
पूछा है कि पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मैनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमें 5 ऑर्गेनिजम्स दिए हैं और हमें पूछा है कि ये वाली स्पीसीज कौन किस किस में फाउंड की जाती हैं। ठीक है, तो पैरासाइट स्पीसीज कौन सी होती है, किसी होस्ट पे रहती हैं, उससे उसका फूड भी, अपना फूड भी लेती हैं और अपना शेल्टर भी लेती हैं। ठीक है, तो जितनी भी ये स्पीसीज है ये सारी की सारी कौन सी स्पीसीज हैं, पैरासाइटिड स्पीसीज। तो ऑल 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हमें प्लांट्स दिए हैं 3 और हमें बोल रहा है कि कौन कौन से इन तीनों में से वो पी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो पी फैमिली को दूसरी फैमिली हम क्या नाम बोलते हैं, फैबेसी। ठीक है, तो तीनों के तीनों ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, तीनों की तीनों क्या है, पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑल 3 इज द राइट आंसर। मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको तीनों का आइडिया नहीं होगा तो इसको आप छोड़ के भी आ सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑल 3 भी लगा के आ सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये बैट इसको बोलते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इज प्लेस्ड अंडर द बर्मिन कैटेगरी इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यस, इसको अभी डाला गया है। ठीक है, देन ये राइट स्टेटमेंट है। देन इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल। नो, ब्लड पे नहीं करता है ये फीड, ये करता है फ्रूट्स और नेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी आ गई रॉन्ग स्टेटमेंट। देन ओनली स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. C is the right answer. Question number 21, the organisms cicada, frog hopper and pond scatter are क्या है। देखो पॉन्ड आगे तालाब के ऊपर आपने देखा होगा क्या घूम रहे होते हैं, इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे, तो फ्रॉग होपर। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, सी, इंसेक्ट्स। पॉन्ड स्केटर जैसे आपने रीड करना था वैसे ही आपके माइंड में ये आंसर आ जाना था इसका कि इंसेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मैनी च्यूइंग गम्स, ठीक है, इन दी मार्केट आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। यस, क्योंकि वो प्लास्टिक से बने होते हैं जितने भी हम बबल गम्स खाते हैं। ठीक है, मैनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। क्यों ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का सोर्स है, क्योंकि उनमें प्लास्टिक होता है। ठीक है, मैनी लिखा है इन्होंने, क्योंकि आल नहीं लिख सकते थे, आल में तो कुछ अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल भी च्यूइंग गम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैनी च्यूइंग गम कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, तो ये क्या है, रीजन। तो ए इज द राइट आंसर। वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 23, कंट्री दी है और हमें बोला कि एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो इंद्री जो है ये पाया जाता है मेडागास्कर में। इन्होंने बोला कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो इसका मतलब ब्राजील में नहीं होता, ये आ गया हमारा रॉन्ग पेयर। देन इल्क होता है सेंट्रल अमेरिका में। कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में, ना कि इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया तो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, ये होता है सेंट्रल अमेरिका में। दिस इज आल्सो दी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन बोनेबो ये होता है हमारा अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। देन दिस इज आल्सो दी रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि मेडागास्कर हमारा अफ्रीकन कंट्रीज के अबव है। ठीक है, तो तीनों की तीनों थी रॉन्ग पेयर्स। हमारा जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दी अबव। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या कर सकते थे, स्किप। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नो, कभी आपने सुना कि कोई यूनाइटेड नेशन की ऐसी कोई एजेंसी है। ठीक है, हाँ कंसल्ट करती है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। एंड वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, देन द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स। नो, अभी इतनी इसका नहीं है कि फंड्स ग्रांट कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इट्स ओनली एम क्या है इसका कि इम्प्रूव करें टॉयलेट और सैनिटेशन कंडीशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो हमारा सिर्फ राइट आंसर क्या था, सेकेंड, ए दी राइट आंसर। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको भी आप स्किप कर सकते थे या थोड़ा एलिमिनेट करने की ट्राई कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइन्स डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन।
तो ये क्या हमारा राइट आंसर है। पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, ये पूरे साल ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। देन अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, कितनी बिग कैट्स होती हैं हमारी 7, ठीक है। चीतास डू नॉट रोर, ये भी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देन अनलाइक मेल लाइन्स मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम दियर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लाइन्स प्रोक्लेम करते हैं अपनी टेरिटरी, वैसे ही मेल लेपर्ड्स भी करते हैं। इन्होंने बोला है डू नॉट प्रोक्लेम, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या पूछा है कि कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 100 मिलियन फार्मर्स की। जी सिंपल, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना 100 मिलियन फार्मर्स, इसकी डेफिनेशन सिंपल है। ए, इट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टूवर्ड्स food and water system that are net zero carbon nature positive and that aims to increase farmer resilience is the right answer। question number 27, consider the following, हमें 4 दिए हैं। how many of the above are considered distributed energy resources। distributed energy resources क्या होते हैं, स्मॉल पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज जो कि कहाँ लोकेट करती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करा जाता है, जैसे होम के पास ही, जैसे किसी कोई बिजनेस है उधर ही, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, स्मॉल एंड मॉड्यूलर पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज दैट आर लोकेटेड क्लोज टू वेयर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, ठीक है। वो वाली नहीं जैसे लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट हो गया कुछ, वो नहीं, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक यूनिट, चारों के चारों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, ऑल 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप विद द इंसेक्ट दैट हैव co-evolved with it and that is the only insect that can be pollinate this year। तो ये कौन सा ट्री है, फिग ट्री। सो फिग ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके फ्रूट के साथ साथ इंसेक्ट इवॉल्व करता है और वो इंसेक्ट उस फ्रूट को पॉलिनेशन में भी क्या करता है, हेल्प। तो राइट आंसर इज ए। 29, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज, ठीक है। पॉइजनस स्पीसीज इनमें से कौन कौन सी होती है, तो फिश भी कुछ फिशेस क्या होती हैं, पॉइजनस स्पीसीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पफर फिश, बटरफ्लाइज आर आल्सो पॉइजनस, ठीक है। देन फ्रॉग्स में तो ये कहावत है कि जितना ज़्यादा डार्क कलर फ्रॉग होगा वो उतना ज़्यादा पॉइजनस होगा, ठीक है। देन ऑल 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। इंडिया में ही पाया जाता है। कैशू, ये तो आया था हमारा ब्राज़ील से, ठीक है। देन पपाया भी हमारा नेटिव नहीं है, ये आया है मैक्सिको से। देन रेड सैंडर्स, ये तो आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें ये हमारा इंडिया का क्या है, नेटिव, ये कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन ओनली 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स RTGs कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें पूछिए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो RTGs आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स, नॉट, ये फिजन रिएक्शन पे वर्क नहीं करता है, ये वर्क करता है, इसमें क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिके होती है, ठीक है, उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारा फिजन रिएक्टर्स नहीं है, ठीक है। देन RTGs आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेस क्राफ्ट, येस, स्पेस क्राफ्ट को एनर्जी देने के लिए इसको यूज़ करा जाता है डीप स्पेस में, जहाँ की सोलर एनर्जी नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। देन RTGs कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, येस, दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट्स, ओनली 2 and 3 बी इज द राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन सभी आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट 1 and 2 दी है और हमें पूछा करेक्ट, ठीक है। देन जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, नो, इस शॉर्टर होते हैं, ठीक है, शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है जाइंट स्टार का। क्यों, क्योंकि जाइंट स्टार्स में क्या होती हैं, बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। एक टाइम पे आके इनकी न्यूक्लियर रिएक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये ड्वार्फ स्टार में भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देन दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, यस, दिस इज, मैं अभी बताया आपको, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सो इसका आंसर क्या है, डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज करती है ब्लड फ्लो। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को यूज करा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34 कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार्स बी यूज्ड। रेडार को यूज करा जाता है। रेडार की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम ये ओशन है, ठीक है, ओशन के अंदर ये कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इधर हमारी शिप जा रही है, इधर से हम रेस भेजेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा उतनी ही देर बाद वो रेस दोबारा से रिफ्लेक्ट होके आएंगी और हम उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन रेडार किस में हेल्प करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने में। तो इसमें मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन में हम हेल्प करते हैं। रेडार्स ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स में भी करते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन हम नारकोटिक्स और पैसेंजर एट एयरपोर्ट्स आर इन एयरक्राफ्ट में या एयरपोर्ट में कोई पैसेंजर है उसमें नारकोटिक्स लिया, इसको अभी तक हम रेडार से नहीं। सो वी दी राइट आंसर। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आप इसको ऑल 3 करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। हमें एयरक्राफ्ट दिए हैं और हमें बोला है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन, अभी तक हमारे पास जितने हैं वो है 4th, ठीक है। तो 5th जनरेशन नहीं है, ए जितने भी हैं या तो 4 हैं या फिर 4.5 भी समथिंग, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन करी है। तो 5th जनरेशन का इनमें से कोई भी नहीं है, ना ही राफेल, ना ही MiG-29, ना ही तेजस MK-1। तो इसका जो राइट आंसर था वो था नन ऑफ दी अबव, डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड। हाइड्रोजेल्स मतलब सेमी लिक्विड्स होते हैं, किस किस में यूज़ करे जाते हैं, तीनों में करे जाते हैं। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट को ड्रग्स देने हैं लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। देन मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। तो डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। वो फ्यूल सेल जिसको पावर्ड किया जा रहा है हाइड्रोजन से, तो उसके एग्जॉस्ट पाइप से क्या एमिट होगा, तो आपको सामने पता है इसमें क्या होगा, वाटर वेपर्स ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया H2O बनेगा, ठीक है। सो डी द राइट आंसर। देन 38 रिसेंटली टर्म pumped storage hydropower is actually inappropriately discussed in the context of which one of the following। सो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। क्या होता है कि जैसे आपके पास 2 तालाब है, ठीक है, इस तालाब से पहले एनर्जी बन जाती है, जो एनर्जी बच जाती है उसको दोबारा से रिचार्ज करके इधर भेजा जाता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। सो सी इज द राइट आंसर। देन 39 मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ठीक है, बायो आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में यूज़ करा जाता है, तो इसको करा जाता है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में यूज़ करा जाता है, ठीक है। सो जहाँ पर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अभी 40 क्वेश्चन है इकोनॉमी का। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल वॉरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन किसकी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तो इजी था, इसका आंसर है सी मनी मार्केट। ये तो बहुत ही क्वेश्चन इजी पूछ रहा है, सीधी सीधी टोटल फर्टिलिटी रेट की क्या पूछती है, डेफिनेशन। तो इसके आंसर क्या है, डी द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, ठीक है, इन ए वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेरिंग एज में, ठीक है। तो उसको क्या हम बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, ना कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये भी नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वन टू ए कपल ऑफ इन दियर लाइफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इज दिस। अब आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कि चाइल्ड बेरिंग एज वुमेन की कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। देखती हूँ कि वीडियो कौन कौन इधर तक देख रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 42 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, हमें स्टेटमेंट पूछिए कौन कौन सी इन तीनों में से करेक्ट है। इन इंडिया द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs कैन असेस द लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी असेसमेंट एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या क्या आती है, हमारी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अभी आपको डेफिनेशन रिवाइज करनी है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, ठीक है, ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या NBFCs असेस कर सकती हैं LAF को,
Yes, तो दिस इज द राइट आंसर. देन इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यस, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको FII भी होल्ड कर सकते हैं. इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट्स. यस, करा था इन्होंने. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, ठीक है, टाटा, ये अगर अपने बॉन्ड्स इशू करें तो उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट की होती हैं. तो इसमें कौन कौन ट्रेड कर सकता है? इंश्योरेंस कंपनी तो करती हैं, पेंशन फंड्स भी करते हैं. अभी रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए जैसे हम जैसे लोग, पहले नहीं कर सकते थे, अभी ये भी कर सकते हैं इसमें ट्रेड. तो इसका जो राइट आंसर है वो है D, ऑल 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फॉलोइंग. ठीक है, इनमें से कौन कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? फाइनेंशियल करेंसी स्वैप तो आपको पता ही होगा. ठीक है, मोटर व्हीकल्स कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है. ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दिस इज आल्सो द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 एंड 3 D. 45, क्वेश्चन नंबर 45, विद रेफरेंस टू दी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. हमें पेयर्स दिए हैं और बोला कि कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है. हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल, कोई भी कितने हम रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, इनके रिलेटेड. एंड सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ का. थर्ड होता है हमारा सर्विसेज के रिलेटेड. ठीक है, एग्रीकल्चर तो हमें पता है रॉ मटेरियल के रिलेटेड होते थे, प्राइमरी में आएगा. लेकिन ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोरेज की बात कर रहे हैं, हम स्टोरेज कर रहे हैं उसको. ठीक है, तो ये क्या हमारा सेकेंडरी ही है, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, देन डेयरी फार्म तो प्राइमरी ही होता है. देन मिनरल एक्सप्लोर, मिनरल को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो उसको अभी रॉ फॉर्म में निकालते हैं. तो रॉ में क्या होता है? प्राइमरी, नॉट टर्शरी, दिस इज दी प्राइमरी. देन वीविंग क्लोथ को बनाना, तो ये क्या है? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. और मैन्युफैक्चर क्या होता है? सेकेंडरी. ओनली 1, 2 एंड 4, 3 पेयर क्या हमारे करेक्टली मैच. आंसर क्या है? C. तो अच्छे से देखना कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्शरी. क्या पता इस बार फिर से क्वेश्चन आ जाए. एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड है. मतलब आपको बुक्स इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो दिमाग में अच्छे से क्लियर होने चाहिए. तो आप क्वेश्चंस आसानी से ठंडे दिमाग से एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर कर सकते हो. 46, कंसीडर दी फॉलोइंग मटेरियल्स दिए हैं हमें और हमें बोला है कि किस किस को हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. एविएशन मतलब जो एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ करते हैं उसको, लेकिन सस्टेनेबल. ठीक है, तो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम? एग्रीकल्चर का रेसिड्यू भी यूज़ करते हैं, कॉर्न का ग्रेन यूज़ करते हैं, कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सल्ज है उसको भी यूज़ करते हैं, वुड मिल वेस्ट. ठीक है, तो चारों के चारों C इज दी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47, विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. हमें आइटम्स दी और कैटेगरी दी है. कौन सी कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जब किसी बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ एक ही बार पैसा खर्च करने की जरूरत हो, जैसे कोई मशीन ले ली. ठीक है, वर्किंग कैपिटल होती है कि जब तक उस बिजनेस को हमने रन करना है तब तक हमें उस कैपिटल को बार बार लेना पड़ेगा. जैसे किसी कपड़े का बिजनेस है तो आपको कपड़ा बार बार लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो फार्मर्स प्लो, तो ये तो वर्किंग कैपिटल नहीं है, एक बार फार्मर ने खरीद ली बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो सिर्फ ये क्या है? फिक्स्ड, एक ही बार इसमें पैसा खर्च होता है. तो ये क्या हमारी रॉन्ग. देन कंप्यूटर, एक ही बार लेना होता है, फिक्स्ड, राइट. यार्न प्रोड्यूस यूज्ड बाय द वीवर, धागा, जब तक उसको बिजनेस चलाना है तब तक उसको धागा खरीदना पड़ेगा. देन ये क्या है? फिक्स्ड नहीं है, वर्किंग है. ठीक है, देन पेट्रोल भी क्या है? वर्किंग. सो ये 2 and 4 आर राइट पेयर्स, ओनली 2, B द राइट आंसर. 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डिनोट एन interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by million of users. उसको इकट्ठे असेस कर सकते हैं. तो ये तो आपको पता ही है, मेटावर्स.
49 विद रेफरेंस टू दी रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूल्स इम्पोज कर रहे हैं जब किसी भी फॉरेन बैंक को ट्रीट करना हो तो कौन कौन सी इनमें से स्टेटमेंट्स राइट हैं। स्टेटमेंट 1, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल, बोल रहे हैं कि कोई होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी, कोई भी फॉरेन बैंक की पूरी एक बैंकिंग सब्सिडरी है इंडिया में जिसको कि वो होली पूरी तरह से खुद ओन कर रहे हैं, तो उनको कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, उसको चाहिए 5 बिलियन की मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है, फॉरेन बैंक को। तो ये आगे हमारी रॉन्ग, क्योंकि वो बोल रहे हैं नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। देन सेकंड, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% जो हम बोर्ड के मेंबर्स वो इंडियन नेशनल होने चाहिए। ये राइट है, 50% ही होने चाहिए। तो 2 इज द राइट आंसर। 50 विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई भी कॉर्पोरेट कोई भी बिजनेस है, जैसे रिलायंस का बिजनेस है, तो उनको क्या करना पड़ता है, CSR रूल्स है इंडिया में कि अपना 2% जहाँ उनका बिजनेस है वहाँ के जो लोग हैं उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगाना पड़ेगा, ऐसे CSR, ठीक है। तो CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, लेकिन उन्होंने बोला है 2%, ये बोल रहे हैं कि कोई भी मिनिमम स्पेंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। देन CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो बेनिफिट होता है कंपनी को डायरेक्टली या उसके एम्प्लॉयज़ को, विल बी कंसिडर्ड एट CSR, उसको CSR की कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया जाता है अगर वो CSR लोगों को बेनिफिट ना दे के उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को या उन्हीं की कंपनी को अगर प्रॉफिट कर रहा है तो वो उसके प्रॉफिट में आता है, ना कि CSR में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने बोला है विल नॉट कंसीडर, नहीं करते हैं कंसीडर, सही स्टेटमेंट है, ठीक। तो 50 इज दी राइट आंसर, क्योंकि हमें पूछा था करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है कि स्टेटमेंट 1, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट, ठीक है, तो होल्डर्स ऑफ दी US ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। ये ऐसी ऑड स्टेटमेंट लग रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो US की ट्रेजरी बॉन्ड्स हों और उसमें जो होल्डर्स हों वो अपना क्लेम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हों, तो ये गलत है, वो कर सकते हैं। देन US गवर्नमेंट डेप्ट इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसिड, से ये बात सही है, बट ओनली बाई द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सो राइट आंसर इज D, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स, ठीक है। जो सिंडिकेट लैंडिंग होती है उसमें जो रिस्क होता है बोरोर डिफॉल्ट का वो स्प्रेड हो जाता है मल्टीपल लैंडर्स में, ये क्या है, राइट स्टेटमेंट। देन सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन, ये फिर से आड़ होगी, जहाँ कैन नॉट हो ना वो थोड़ा सोच समझ के करना है, इसको हम क्रेडिट लाइन पे, बट कैन बी ए क्रेडिट लाइन हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन C, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 53, डिजिटल रूपी अभी RBI ने इशू करे हैं, ठीक है। इट इज़ ए सॉवरेन करेंसी है इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये हमारी राइट स्टेटमेंट, ठीक है। इट अपेयर्स एज ए लाइबिलिटी ऑन दी RBI's बैलेंस शीट, यस, जैसे हमारा कैश हमने डिपॉजिट करा होता है किसी भी बैंक में तो वो लाइबिलिटी होती है किसी बैंक में, तो ये डिजिटल रूपी भी वैसे ही एक लाइबिलिटी है, ठीक है। दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट। तो 1 और 2 किस में करेक्ट है, इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट करो, इसमें भी एलिमिनेट करो, तो इसका मतलब थर्ड तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन वाइट्स पैरी डिज़ाइन, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट क्यों इशू करेंगे, आगे इतनी इन्फ्लेशन है उसमें और डिजिटल रूपी क्या है, मनी है, मनी को और हम मार्केट में क्यों भेजेंगे, इससे तो और इन्फ्लेशन होगी, तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। देन इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट, सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वर वह जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, किस से सक्या मुनि तो गौतम बुद्ध को बोलते हैं, ये हमें पता है। न्यायपुता महात्मा बुद्ध को नहीं बोलते, महावीर
को बोलते हैं, ठीक है। सो तथागता भी गौतम बुद्ध का ही नाम है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, आप ऑल 3 करके आएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 2 और 3 वी। ओके, इधर से हमारे अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी हैं, स्टेट दी है और डिस्क्रिप्शन दी है। अगर आपको चारों का पता है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये है ना चंद्रा केतुगढ़ गढ़, ये है वेस्ट बंगाल में, ना कि उड़ीसा में, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। देन इमान गांव, ये तो हम सभी को पता होता है महाराष्ट्र में है। चालकोलिथिक साइट, राइट। देन मनगाडू केरला में ही है और मेगालिथिक साइट ही है। देन सालिहुंडम आंध्र प्रदेश में है, लेकिन राकट केव नहीं है, ये है एक स्तूपा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग, ओनली 2 और 3 वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज को परमिशन दी थी कि वो अपना फोर्ट बना सके, कहाँ पे, बटकाल में। तो कौन से वो रूलर थे मेडिवल इंडिया के, वो थे कृष्ण देवराय, तुलुभा डायनेस्टी के, और इन्होंने कब से कब तक करा था शासन, 1509 से लेके 29 तक, 1529 तक। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 57, ये बोलता है कि विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय दी कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, 1786 टू 1793, ठीक है। तो उनके टाइम में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो अंडर द रायतवारी सेटलमेंट, रायतवारी सेटलमेंट कब आई थी, 1820, ठीक है। ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन दी पीजेंट्स होते किसान वर एग्जम्प्टेड, उनको एग्जम्प्ट कर दिया था रेवेन्यू पेमेंट से अगर बैड हार्वेस्ट हो जाए, नेचुरल कैलमिटी, ऐसा तो कभी भी ब्रिटिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी गलत है, लेकिन रायतवारी सेटलमेंट अगर हम टाइम पीरियड की बात करें ये तब भी गलत है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ़ द जमींदार फेल्ड, परमानेंट सेटलमेंट हुई थी उसमें क्या था, अगर जमींदार फेल हो जाता टू पे इस रेवेन्यू टू द स्टेट, स्टेट मतलब ब्रिटिश इंडिया, उनको अगर वो अपना रेवेन्यू नहीं दे पाता ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट, देन ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द हिज जमींदारी। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, वी द राइट आंसर। सो आपको ये रायतवारी स्टेटमेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ये आपको ना अच्छे से जमींदारी सेटलमेंट ये क्या है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पक्का एक साल नहीं आएगा तो दूसरे साल पक्का ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें बोल रहा है कि उपनिषद में कोई भी पैरावल्स नहीं है। पैरावल्स होते हैं ऐसी स्टोरीज जिनसे कोई हमें मॉरल लेसन मिलता है, तो ऐसा उपनिषद क्या है, फिलोसफिकल टेक्स्ट है, तो उनसे हमें मॉरल लेसन्स तो मिलते ही मिलते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, नो पैरावल्स। तो ये आ गया हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर इसमें आपको डेफिनेशन पता होती है ना पैरावल्स का मीनिंग क्या है, तो आप अच्छे से कर सकते थे इसको। उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराना, जैसे पुरानास तो ये गुप्ता पीरियड में लिखे गए हैं, उपनिषद उससे पहले लिखे गए हैं, तो ये है हमारी राइट स्टेटमेंट, वी दी राइट आंसर। 59, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, यस इंडिया है मेंबर, ठीक है। देन सेकेंड, ए कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का इंडिया, किसी भी कंट्री को मेंबर होना बहुत ज़रूरी है अगर उसको एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है राइस और बीट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ए दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है और इंटेंजिबल कौन से होते हैं, कल्चरल हेरिटेज और टेंजिबल क्या होते हैं, मालूम होगा आपको, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि लेटेस्ट कौन सा है, तो चाउ डांस कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, ठीक, कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। तो ये हुआ था 2010 में। दुर्गा पूजा भी वेस्ट बंगाल की है। देन गरबा डांस है गुजरात का, जिसको भी 23 में करा गया था ऐड, यही थी रिसेंट। आंसर इज सी, गरबा डांस, ठीक। कुंभ मेला को करा गया था 2017। तो जितने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं हमारी इस टाइम कितनी है, ठीक है, कौन कौन सी है, लेटेस्ट कौन सी इंक्लूडेड है, जिस सब आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले 3 दिन के लिए कौन बने थे प्रेसिडेंट, थोड़े दिन के लिए? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा, और ये थे सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे ना उस टाइम पे, उसमें सबसे ओल्डेस्ट थे, उनको इसलिए चुना गया था। और ये ओल्डेस्ट को प्रेसिडेंट चूज करना ये किस किस देश से है? फ्रांस। ठीक है। देन 62, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? गोल सर्कल कर दो इसको। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो ये थी हमारी राइट स्टेटमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ही अंदर बोला गया था। ठीक है। देन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स किसके कंट्रोल में होंगी? फेडरल लेजिस्लेचर। तो आप इसको करेक्ट करके आओगे, और बोथ 1 and 2 पक्का सभी ने ये करा होगा। लेकिन इसका जो आंसर था डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर नहीं था, ये था गवर्नर जनरल के अंडर थे ये डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो सब्जेक्ट्स थे। ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली A1 इज द राइट आंसर। देन 63, क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सी, मध्यमा वियोगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको आते हैं तो करो, अदरवाइज इनको स्किप करना बेटर रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, संघापुती एंड इंडियस्ट मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD वॉज द ऑथर ऑफ ए कमेंट्री। उन्होंने कमेंट्री लिखी थी किस पे? तो इसका आंसर भी क्या है? सी, सर्वास्ता विनय। ठीक है। तो ये भी स्किप करना ही बेटर रहता है इसको क्वेश्चन को। आप मुझे बताओ कि महाभाष्य किसने लिखी है? चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये लिखी है पतंजलि ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। हाउ मैनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज, नीचे भी पढ़ लो, हाउ मैनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडिंग 2023 में इंक्लूड करा गया था। तो किस किस को करा गया था? शांति निकेतन, इसको करा गया था 2023 में। ठीक है। रानी की भेव, इसको करा गया था 2014 में। एंड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसलास, इसको भी करा गया 2023 में। महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स बोध गया को करा गया था 2002 में। तो बताओ मेरे को किस किस को करा गया था 2023 में? फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली 2 इज द राइट आंसर। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन को बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1901। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो एक यूनिक मॉडल ऑफ एजुकेशन पर बेस्ड है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वी। आर्टिकल एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, किस किस प्रोविजन से? ऐड भी कर सकती है, वेरिएशन चेंज ला सकती है, रिपील कर सकती है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर था 1, 2 and 3। तो 65 क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है? जितनी भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है ना, इसको देखो अच्छे से, आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि कब इंक्लूड और कहाँ पर है। शांति निकेतन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, ये सारे इनके स्टेट्स का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इन कंट्रीज का बोला है, और अब कंट्री आर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट्स। सबसे कम बर्थ रेट्स हो रहे हैं इधर, और उनकी पॉपुलेशन भी एज हो रही है और डिक्लाइन कर रही है। तो कौन कौन सी कंट्रीज? इटली का तो अभी आया था। ठीक है, इटली भी था, जापान एंड साउथ कोरिया। नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका तो नहीं हो सकते क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पर तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सर्कल करो इसको। इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। सब ने इसको गलत करा होगा क्योंकि सारे सोचते हैं कि मनी बिल की डेफिनेशन किसमें है? 110 आर्टिकल में, लेकिन इन्होंने करी है स्पेशल प्रोसीजर की बात। स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल का 109 में ही मेंशन है। ठीक है, तो ये है हमारा राइट स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ बांधना है इसको कैंसिल करो। ठीक है, देन ए मनी विल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब
राज्यसभा, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, ये भी सही है, ठीक है। देन द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव कर सकती है उसको या सुजेस्ट कर सकती है चेंजेस, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती बिल्कुल। यस, दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट। देन amendments to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट्स सुजेस्ट करी हैं वो लोकसभा को माननी ही माननी, एक्सेप्ट करनी ही करनी है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि हैव टू बी एक्सेप्टेड। दिस इज द राउंड। देन 1, 2 and 3 सी इज द राइट आंसर। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्किप करना बेटर रहेगा। और इसमें इसका राइट आंसर है डी 3, सिर्फ 3 ही सही है, बाकी सारे के सारे क्या है रॉन्ग। तो इसमें क्या बोला कि कौन कौन से इक्विवेलेंट रैंक पर होते हैं 3 सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो डिफेंस फोर्सेस की जो 3 सर्विसेज हैं उसमें इक्विवेलेंट रैंक में कौन कौन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब ये नहीं कि आप इनको देखने बैठ जाना, हाँ अगर टाइम है तो देखो, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। जितनी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स प्लस 1, ठीक है, सिक्किम, इसके लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट बनाया गया 1971 में। उसमें अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। उसमें द काउंसिल कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, काउंसिल में कितने मेंबर्स कौन कौन होते हैं। गवर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, यस, ठीक, गवर्नर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, उनकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। और 3 मेंबर्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं वो भी होते हैं, होम मिनिस्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन 71, हाउ मेनी डिलिमिनेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। तो इसका आंसर है डी। आज तक 4 डिलिमिनेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे गए हैं, जो करे गए थे 1953, 62, 1962, 1972 एंड 1900 एंड 2002। अंडर डिलिमिनेशन एक्ट कौन कौन से थे, इसके लिए थे 1952 एक्ट, इसके लिए था 1962 का ही एक्ट, एंड इसके लिए 1972 का ही एक्ट, एंड 2002 वाले के लिए 2002 का ही एक्ट था डिलिमिनेशन कमीशन, ठीक है। तो 4 बार याद रखना, 4 बार कब कब, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 8th शेड्यूल में कौन कौन सी इनमें से लैंग्वेज को ऐड करा गया था। 3 लैंग्वेजेस थी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है। 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। इसको कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। देन एक 92nd अमेंडमेंट एक्ट थी 2003 में, तब किस किस को करा गया था, डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथली, ठीक है। एंड 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में किस किसको करा गया था, वो करा गया था सिर्फ सिंधी लैंग्वेज को, ठीक है। तीनों अमेंडमेंट एक्ट्स 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से सिंधी, देन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से डोगरी, बोडो, मैथिली एंड सेंथली, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 73, हमें पार्टीज दी हैं, उनके लीडर्स बताएं कि किस किस ने इनको फाउंड करा गया। भारतीय जनसंघ को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही करा था, ठीक है। आप पता है ये बीजेपी कितना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करती रहती है। अभी चनैनी नेशनल टनल का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, ठीक है। दिस इज द राइट। देन सोशलिस्टिक पार्टी को बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, तो जी है हमारी गलत। और स्वतंत्रता पार्टी को बनाया गया था सी राजा गोपालचारी, तो 2 और 4 क्या होगी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए बनाया था जगजीवन राम, तो 1 and 3 ओनली 2 बी दी राइट आंसर। करेक्टली मैच्ड पेयर कितने हैं, 2। ये बहुत ही ईजी, अगर आपने ना 22 के पार्ट्स आपने सारे लर्न करे हैं, ठीक है, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तीनों के तीनों के हैं
राइट स्टेटमेंट्स है। पावर जो है म्यूनसिपैलिटीज़ की वो किस में ही है, पार्ट 9th ए में। एमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं 18th में, और प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं 20th में। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पूरे 25 के 25 पार्ट्स लर्न होने चाहिए, साथ में 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको ऑप्शन को देखो, आपको लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत ईजिली आप कर सकते हो। इंटर स्टेट, जैसे ही इंटर स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट सब्जेक्ट तो कभी हो नहीं सकता, गलत। इंटर स्टेट माइग्रेशन भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, देन इंटरस्टेट क्वारंटीन जूनियर सब्जेक्ट है, जूनियर लिस्ट, ये तो राइट स्टेटमेंट हो गई। कॉपरेशन टेक्स्ट हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं है अंडर द स्टेट लिस्ट, ये है हमारा जूनियर लिस्ट। ठीक है, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट, सी इज द राइट आंसर। 76, एंड ये तो बहुत ही इजिली लो हैंगिंग फ्रूट होता है ना, वो वाला क्वेश्चन है। 76, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? Right to privacy, Article 21. What are the duties of the Chief of Defence Staff? ठीक है, ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, CDS कौन है इस टाइम में, हमारे अनिल चौहान सर। ठीक है, तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। फर्स्ट, परमानेंट चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यस। देन एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर दी 3 सर्विसेज के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों सर्विसेज को मिलिट्री कमांड कर सकते हैं, ये नहीं है, लेकिन हाँ मिलिट्री एडवाइजर हैं। ठीक है, तो 1 and 3 डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टूवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। आर्मी के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन सद्भावना। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये भी क्या है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड में। 80, एथिक्स कमेटी उस टाइम पे क्या थी, न्यूज़ में थी, तभी इसके बारे में क्वेश्चन आया है। जून 2024 में यूपीएससी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो इनिशियली इस बात से एडहॉक कमेटी, यस, एथिक्स कमेटी क्या थी, इनिशियली एडहॉक कमेटी थी। ओनली ये मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेन। अगर कोई भी मेंबर लोकसभा का अनएथिकल कंडक्ट करता है तो सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही कंप्लेन कर सकता है, नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ओनली वर्ड देख लो, ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस मतलब अगर कोई जुडिशियरी के अंदर कोई मैटर चल रहा है तो ये कमेटी उस मैटर को नहीं ले सकती, तो ये सही है। ठीक है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। 1 and 3 सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये वही है वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है। प्रोविजंस बिल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। 18th लोकसभा अभी चल रही है, 2024 से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसके प्रोविज़न जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है जी इफेक्ट में कब आएगा, 2027 में। तो 19th लोकसभा से आएगा, ना कि 18th लोकसभा में। ठीक है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देन 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, ये एक्ट सिर्फ 15 ईयर्स के लिए लाया गया है। ठीक है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। देन देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन द कोटा। यस, ये क्या है, कोटा विद इन दी कोटा। अगर शेड्यूल्ड वुमेन्स हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट की वुमेन्स को ही उसमें कोटा मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट। 2 and 3 सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 82, एक्सरसाइज मित्र शक्ति किस किस में होती है, इंडिया एंड श्रीलंका। इन्होंने पहले ही बांग्लादेश लिख दिया, तो फर्स्ट हो गया हमारा रॉन्ग। जैसे ही हमने फर्स्ट रॉन्ग करा तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, ये पुणे में हो रही है। जॉइंट रिस्पांस ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए है, इंडियन एयर फोर्सेस पार्ट ले रही हैं। ठीक, 83, ए रिट ऑफ प्रोविजन इज एन ऑर्डर। जितने भी रीट्स हैं आपको वो अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने जाना है। ठीक है, जो प्रोविजन की रीट है वो इशू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसको, लोअर कोर्ट को, चाहे ताकि वो प्रोहिबिट कर सकें कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग इन एनी केस। सी द राइट आंसर। 84th,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और हमें पूछे करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज करता है और डिक्लेयर करता है किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन ये गवर्नर नहीं करता, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन एक कम्युनिटी जिसको डिक्लेयर किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब किसी भी स्टेट में, जरूरी नहीं है कि किसी अनदर स्टेट में भी वो एसटी हो, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कोई ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है तो जरूरी नहीं है वो JNK में भी हो, ठीक है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, वी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, यूनियन बजट के रेफरेंस में हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए, हमें पूछे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल बजट दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में क्या करते हैं? ले डाउन करते हैं। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि इन्होंने लिखा प्राइम मिनिस्टर। देन एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ए ग्रांट, कोई भी ग्रांट के लिए कोई भी डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस ना मिलें। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट वी। 2 बुक्स के नाम दिए हैं, इंडियन वे एंड बाय भारत मैटर्स। इसके ऑथर कौन है? तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 87, हमें कंट्रीज दी हैं और रीज़न बोले हैं कि क्यों वो न्यूज़ में थी। सबसे पहले अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, और वहाँ पे बर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। देन सूडान में क्या हुआ था? ये कहाँ पर है? हमारे अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ क्या हुआ था? बार हुई थी बिटवीन कंट्रीज की रेगुलर आर्मी और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। दिस इज आल्सो द राइट आंसर। देन टर्की ने क्या करा था? नाटो से रिज़ाइन करा था? नो, ये गलत है, टर्की नहीं कभी करेगा ऐसा। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 and 2 ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 88, हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। सम्ड पाइपलाइन एक स्ट्रेटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ ऑयल और नेचुरल गैस के लिए टू यूरोप। देखो ये है हमारी सम्ड पाइपलाइन, यूरोप पर्शियन, यहाँ पे देखो इधर से जो गल्फ ऑयल और नेचुरल गैस है वो यूरोप तक लेके जाता है, ये ठीक है। देन सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है। ये सी है रेड सी और ये कर रही है, ये है मेडिटेरियन सी। दिस इज आल्सो दी राइट स्टेटमेंट। क्यों हम? तो रीज़न भी यही है, अगर कनेक्ट कर रही है तभी तो इधर से हम ऑयल यूरोप तक लेके जा सकते हैं। तो ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। 89, दी रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म, ठीक है। जो रेड सी अभी हमने देखा ना, रेड सी में बहुत कम प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश होती है, राइट। और क्यों? क्योंकि इसमें, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर। ये बच्चों को लगेगा कि नो है, एक्सट्रीम कंडीशन दे दी है, लेकिन ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। कोई भी रिवर रेड सी में एंटर नहीं करती है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो दी राइट स्टेटमेंट, बोथ सी 1 and 2, बोथ 1 and 2, सी दी राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इसका लार्जेस्ट सोर्स क्या है? पावर प्लांट्स जितने भी जो यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, डी दी राइट आंसर। देन 91, देयर इंस्टेबिलिटी है और बर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है साहेल रीजन जो अफ्रीका का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना, टॉप मोस्ट कंट्रीज है, वो किस रीजन में आती है? साहेल रीजन में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? इंस्टेबिलिटी है, वर्सेंग सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर्स और कूप्स हो रहे हैं इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन दी रिसेंट पास्ट। यस, यही रीजन है उधर इंस्टेबिलिटी का। तो ए वो स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 92, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से USA से कोई भी इंडिया इंपोर्ट नहीं करता। क्या एक भी एप्पल इंपोर्ट नहीं करता होगा? ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट 2, इन इंडिया द लॉ जो प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट करना किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के, ठीक है। तो ये क्या है? राइट है। इन इंडिया में लॉ प्रोहिबिट्स करते हैं द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो
डी इज द राइट आंसर. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. 93 विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो वाइल जब उनका रेजोल्यूशन, उनकी रिमूवल, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उनका अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तो उस टाइम पे स्पीकर क्या क्या कर सकते हैं, शैल नॉट प्रिसाइड. ये तो ऑब्वियस की बात है कि वो प्रिसाइड नहीं करेंगे लोकसभा. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. देन ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक. नहीं, अगर रेजोल्यूशन उनके चल रहा हो रिमूवल का तब भी उनको राइट टू स्पीक है. इन्होंने बोला शैल नॉट, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. देन ही शी शैल नॉट बी इंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस. शैल नॉट नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट भी कर सकते हैं चाहे रिमूवल उनका ही चल रहा हो. ठीक है, सेकंड इंस्टेंस में नहीं कर सकते. तो ये बोल रहे हैं शैल नॉट नहीं कर सकते, ये भी गलत है क्योंकि वो कर सकते हैं. 93 ए इज द राइट आंसर क्योंकि हमें पूछा है उन्होंने करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 94 विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. बोल रहे हैं कि ए बिल पेंडिंग इन दी लोकसभा. अगर लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है तो वो क्या हो सकता है, लैप्स हो सकता है जब उसकी डिसोल्यूशन क्या होता है कि लोकसभा बिल्कुल ही खत्म होना और एक न्यू लोकसभा आना. ठीक है, न्यू सरकार बनना. तो यस, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो जितने भी बिल्स पेंडिंग होते हैं लोकसभा में वो भी क्या हो सकते हैं, लैप्स हो जाते हैं. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. देन ये बिल पास्ड बाय द लोकसभा में वो पास भी कर दिया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी वो बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है अगर लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व. लोकसभा में चाहे पेंडिंग है बिल, चाहे लोकसभा में पास भी कर दिया बिल, लेकिन तब भी अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो वो बिल भी लैप्स हो जाते हैं. दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट. देन ए बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बिल जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा है अपनी इंटेंशन टू समन जॉइंट सीटिंग को समन करना है उस बिल के लिए, प्रेसिडेंट ने बोला है तो वो लैप्स हो जाएगा वो वाला बिल अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है. नहीं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ने जॉइंट सीटिंग के लिए किसी बिल के लिए बुलाया है, जॉइंट सीटिंग मीन्स में राज्यसभा ने भी बिल और लोकसभा ने भी बोला है, तो इसका मतलब वो बिल लैप्स नहीं होगा, डज नॉट लैप्स आएगा इधर, क्योंकि इधर सिर्फ लोकसभा की ही बात नहीं है, राज्यसभा की भी बात, जॉइंट सीटिंग है. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि नहीं लैप्स होगा, तो दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, डज नॉट लैप्स. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि जॉइंट सीटिंग होगी. देन 1 and 2 ओनली वी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 95 विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ ईजी भी हैं कुछ डिफिकल्ट भी हैं. इनमें हमें पूछा कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. प्रोरोगेशन और रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है. प्रोरोगेशन में से सेशन का एंड होना. सेशन में कितने सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, 3 सेशन होते हैं एक ईयर में. पहला बजट सेशन, देन मानसून सेशन एंड देन विंटर सेशन. ठीक है, अगर एक सेशन खत्म होता है तो तब क्या होता है, यह हो रहा था डिसॉल्व मतलब लोकसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जानी और एक न्यू लोकसभा, न्यू सरकार बननी. ठीक है, न्यू लोकसभा बननी. तो प्रोरोगेशन मतलब सेशन का एंड. तो बोल रहे हैं कि प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नो, अगर प्रोरोगेशन करनी है, किसी भी सेशन का एंड करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन ये बोल रहे हैं डज नॉट रिक्वायर, तो ये है हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट. देन प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned sign die but there is no bar to the president of India propagating the house which is in session. yes, ये भी क्या हमारा राइट स्टेटमेंट है. हमेशा कब होता है, जब हाउस क्या होता है, अर्जेंट साइन डाई. ठीक है, इंडेफिनेट पीरियड के लिए अर्जेंट किया जाता है हाउस को, तब प्रोरोगेशन होती है. ठीक है, मतलब सेशन एंड होता है और इसमें कोई बार नहीं है प्रेसिडेंट के इंडिया के ऊपर. ठीक है, देन रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा डिसॉल्व की बात कर रहे हैं. अभी सेशन एंड नहीं, मैं पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो रही. इट डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु से बिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यस, ये भी अगर डिसॉल्व करनी है लोकसभा तो वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सेप्शनल केसेस में और किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. 2 and 3 सी इज द राइट आंसर. होप यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 स्टेटमेंट 2 द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली. यस, ये पास करा था यूरोपियन की पार्लियामेंट ने. ठीक है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. देन यूरोपियन यूनियन
इंटेंट्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, वो बोल रहे हैं कब तक अचीव कर लेंगे, 2040, नहीं इन्होंने ये डाटा गलत दे दिया, उन्होंने बोला 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन करेंगे, ठीक है। एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, सी द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 97, रिसेंटली वेनेजुला कंट्री कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, हैज़ अचीव्ड ए रैपिड जहाँ आ गया ना वर्ड, इसका मतलब कि ये एक बहुत एक्सट्रीम, ठीक है, तो आर्ट वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि बोल रहे हैं कि वेनेजुला हैज़ अचीव्ड ए रैपिड रिकवरी फ्रॉम इस इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, उसमें से रैपिड रिकवर कर लिया एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रैपिड रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन वेनेजुला एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, विद रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या एक प्रोग्राम चलाया है कि जितना भी हमारा लैंड रिकॉर्ड है उसको हम डिजिटाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें स्टेटमेंट्स दी हैं, बोला है कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट स्कीम दिस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। 100% फंडिंग कौन सी स्कीम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यस this is the central sector scheme, digital india land records modernization program. Then under this scheme cadastral maps are digitized, yes this is also maps को क्या करा जाएगा, digitized करा जाएगा. Then an initiative has been undertaken to ट्रांसलिटरेट दी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फॉर लोकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जो वो लोकल टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या करा जाएगा, उसको ट्रांसलेट करा जाएगा. देन डी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 99, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इस स्कीम के रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और मैंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट. सबसे पहले करेक्ट इनकरेक्ट देखना है, उनको सर्कल करना. दिस स्कीम गारंटी करती है ए मिनिमम पैकेज ऑफ एंटी नेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वुमेन को उनके 2nd और 3rd ट्रिमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी में, और 6 मंथ की पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर देंगे. ये तो एक्सट्रीम कंडीशन आ गई ना, क्योंकि 6th मंथ बच्चे के बर्थ होने के बाद 6 महीने तक गवर्नमेंट कहाँ ही देगी, ठीक है. तो ये आ गई हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट. देन अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी. यस दिस इज द, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी हेल्प करेगा. देन 2 इज द राइट आंसर. पोस्ट डिलीवरी हेल्थ सर्विस इसलिए दी क्योंकि बहुत फंड्स यूटिलाइज हो जाएंगे इसी स्कीम्स में, फिर अदर स्कीम्स में भी तो करनी है ना, ठीक है. तो दिस 99 का वी इज द राइट आंसर. सो अवर लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. देखो लास्ट में हमें पता चला है कि हमें स्कीम्स जितनी भी गवर्नमेंट की रिसेंटली स्कीम्स हैं उनको सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि हमें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी करेक्ट है. द एंट्री एज ग्रुप फॉर इनरोलमेंट इन द स्कीम इज, सबसे पहले उन्होंने एज ग्रुप ही गलत लिख दी. ये है 18 to 40 ईयर्स के लिए, ठीक है. 18 to 40 ईयर्स के अगर एज ग्रुप में है तो वो एनरोल को कर सकते हैं. देन ए स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी. यस ये स्पेसिफिक है. ई सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव, उनको मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 मिलेगी पर मंथ जब वो एज उनकी कब वो कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स, ठीक है. उसके बाद ये भी सही है. फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस और अनमैरिड डॉटर, नहीं ये नहीं, अनमैरिड डॉटर को नहीं एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है फैमिली पेंशन. सो 2 and 3 बी इज द राइट आंसर. सो अबर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था जनरल स्टडीज़ पेपर 1, उसको अभी हमने उसके 100 के 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है. इसमें हमने बहुत पैटर्न को पूरा समझने की कोशिश करी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमने कहाँ कितना डीप में जाके पढ़ना है. इस बार वाला जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था ये बहुत फैक्ट बेस्ड था, ठीक है, और करंट बेस्ड था इसमें, और इसी पैटर्न में हमारे जेकेपीएससी का भी जो प्रीलिम्स है ना वही इसी पैटर्न में आता है. तो तभी मैंने आपको ये करवाया, क्योंकि
ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है, हमारा जो अपकमिंग जेकेएस प्रीलिम्स आने वाला है। ये जो क्वेश्चन पेपर था इस ईयर का यूपीएससी का, ये बहुत इजी में कैटेगरी में फॉल करे, इजी नहीं बोल सकते लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो सो अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी मैंने कोई मिस्टेक करी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करिए। होप इस बार आपका लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम हो। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और शेयर भी करना विद योर फ्रेंड्स। एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाई है, मेरी सब इंस्पेक्टर की इस टाइम पे ट्रेनिंग चल रही है, तो आज का दिन मुझे फ्री मिला था तो मैंने जल्दी में सोचा कि चलो एक वीडियो तो अपलोड कर लूँ। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।